नमस्कार, मैं विजय कुमार। आज आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी सॉलिड स्टेट के वर्गीकरण और सॉलिड स्टेट के प्रकार की, और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के प्रकार में जो दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड और ये क्रिस्टल अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में हमने ये कंफर्म कर लिया था, जो सॉलिड स्टेट था हमारा सॉलिड स्टेट, ये हमने कंफर्म कर दिया था कि ये दो प्रकार के होते हैं आपके। पहला जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है सॉलिड, और दूसरा जो होता है वो अमरफस सॉलिड होता है, अमरफस सॉलिड होता है। इसे हिंदी में हम क्रिस्टलीय सॉलिड बोलते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस। इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और हमने इन दोनों की प्रकार की बात कर ली थी। इसका वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, यानी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे पूरी तरह से। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने पिछले अध्याय में, पिछले टॉपिक में हमने ये कंप्लीट कर लिया था, क्रिस्टलीय ठोस के ठोस अवस्था के प्रकार और ठोस अवस्था के वर्गीकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। चलो देखते हैं प्रकार के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो आपका होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका धात्विक ठोस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा सहसंयोजक ठोस। चौथा आणविक ठोस। आज हम इसमें ये बात करने वाले हैं, और इनकी इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ मैं। आयनिक सॉलिड, और इसको धात्विक बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। सहसंयोजक बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। आणविक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मतलब आज हम क्रिस्टल ठोस के प्रकार की बात कर रहे हैं, जिसमें हम चार प्रकार के ठोस पढ़ेंगे। क्रिस्टल ठोस के चार प्रकार होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी ये चार प्रकार के हम बात करने वाले हैं। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखने वाला है, क्योंकि आयनिक ठोस है तो आयनिक ठोस में किस प्रकार का बंध आता है वो हमें पता करना पड़ेगा, और धात्विक ठोस है तो धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध आता है, सहसंयोजक ठोस है तो सहसंयोजक ठोस में किस प्रकार का बंध आता है, और यदि आणविक ठोस है तो आणविक ठोस में किस प्रकार का बंध आता है। तो मैं आपको बता दूं, आयनिक ठोस में जो बंध आता है, चार बंध है, याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना। चार बंध है आयनिक ठोस में। आयनिक बंध बनता है, जो आकर्षण बंध होता है वो कैसा बंध होता है, आयनिक बंध। यानी आयनिक ठोस से उसमें बंध किस प्रकार का, आयनिक बंध। ठीक है, और धात्विक ठोस है तो कैसा बंध होना चाहिए, धात्विक बंध, धात्विक बंध। ठीक है, और यदि सहसंयोजक ठोस है तो कैसा बंध होना चाहिए, सहसंयोजक बंध,
सहसंयोजक बंध। अब आणविक ठोस है, इसमें होता है वांडर वाल बंध, वांडर वाल बंध। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो ठोस है आपको याद रखने हैं, 4 प्रकार के ठोसों को। ठीक है, ठोस के प्रकार की बात, हाँ, आयनिक ठोस में कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। ठीक है, और धात्विक ठोस में कौन सा बंध बनता है? धात्विक ठोस। और सहसंयोजक में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक ठोस में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध। आणविक ठोस में कौन सा बंध बनता है? वांडर वाल बंध। ये सभी आकर्षण बंध है। ठीक है, और एक एक को सभी को पढ़ने वाले हैं। तो आज की टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, इसकी एक एक गहराई, यानी आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से एक एक लाइन का स्पष्ट मतलब होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट है, बोर्ड वालों के लिए भी, नीट वालों के लिए और कंपटीशन वालों के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइनों को अच्छी तरह पढ़ें ताकि आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सके कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी इम्पोर्टेंट है और एक एक शब्द भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये 4 पढ़ने वाले हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक ठोस। ठीक है, जब तक इसका फोटो लीजिए आप। ठीक, हम बात करने वाले हैं आज क्रिस्टल ठोस के प्रकार चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है, क्रिस्टल ठोस में सबसे पहला प्रकार है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है, अगर आयनिक ठोस के उदाहरण की हम बात करें, डायरेक्ट अभी उदाहरण की बात करें, तो क्या होते हैं? जिसमें आयन्स हो, यानी प्लस और धन, यानी धन आयन भी मौजूद हो और ऋण आयन भी मौजूद हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं? ये आयनिक। जैसे कि मान लो उदाहरण में NaCl, ये क्या एक आयनिक ठोस है। और जैसे हम बात कर लें CaF2, ये भी क्या एक आयनिक ठोस है। MgO, ये क्या एक आयनिक ठोस है। ठीक है, और आपकी बात कर लें CaCl2, ये क्या है आपका एक आयनिक ठोस है। ठीक है, क्यों आयनिक ठोस है? क्योंकि Na की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्लस धनायन, ये ऋणायन। और ये कैसा है? कैल्शियम +2 होता है, ये माइनस होता है। मैग्नीशियम -+2 होता है, ये -2 होता है। ठीक है, कैल्शियम +2 और Cl-, इस प्रकार की ये प्रवृत्ति, यानी ये सब क्या है? हमारे आयनिक ठोस हैं। ये सब क्या है? हमारे आयनिक ठोस हैं। ठीक है, अब बात करने वाले आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, यानी आयनिक ठोस में अवयवी कण कैसे होते हैं? अब देखो, आयनिक ठोस में अवयवी कण कैसे दिख रहे हैं आपको? धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, यानी सभी में क्या बनना है? एक धनायन बनना है, एक ऋणायन बनना है, एक धनायन बनना है, एक ऋणायन बनना है। तो ये क्या है? सभी हमारे आयनिक ठोस हैं। तो आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे तो क्या होंगे? हमारे अवयवी कण यानी आयन्स होंगे। क्या होंगे? आयन। कैसे आयन होंगे? धन आयन, धन और ऋण, या ऋणात्मक या धनात्मक लिख सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी हमारे आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? धनायन और ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आकर्षण बल, आकर्षण बंध की बात करें तो कौन सा बंध होता है? मैंने बताया था आयनिक से कौन सा बंध? आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध।
यानी इसमें इनके मध्य कैसा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु भाग ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सभी आयंस, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस। और इनके बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक बंध, क्योंकि एक धन आयन रहेगा और एक ऋण आयन रहेगा, तो आयनिक यानी आयंस कैसा रहेंगे, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तो दोनों के मिलन से कौन सा बंध है, आयनिक बंध। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। अब बात करें क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे हमारे। अब देखो गलनांक और क्वथनांक कैसे पता लगाएंगे, गलनांक और क्वथनांक। देखो हमारा जो आकर्षण बंध है वो क्या है, आयनिक बंध है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ लिखा है NaCl, क्या लिखा है, NaCl। अब NaCl का जो गलनांक है वो कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। अब आप जानते हो कि 100 डिग्री सी पे पानी खौलने लगता है, जल क्या करता है, खौलने लगता है। अगर आप उसमें हाथ डाल दोगे तो क्या होगा, हाथ में फलक पड़ जाएगा, यानी जल जाएगा पूरी तरफ से। जब 100 डिग्री सी इतना खौलता हुआ पानी है, तो आप सोचिए 801 डिग्री सी कितना होगा, अनुमान लगाइए, बहुत हाई पाई होगा। यानी गलनांक कितना होगा, बहुत हाई। यानी गलनांक कैसा है यहाँ पर, उच्च। गलनांक कैसा है, उच्च। ठीक है, अब बात करें क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, वो ये क्वथनांक क्या होता है, एक ऐसा निश्चित तापमान जिसमें द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। एक ऐसा निश्चित तापमान जिसमें द्रव अवस्था किसमें चेंज होती है, गैस अवस्था में, तो क्या कहलाता है, क्वथनांक। अब गलनांक में जब 801 डिग्री सी इससे टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तब ये नमक घुलेगा। अब जब नमक द्रव अवस्था में आएगा तब इसे फिर से ताप देंगे, यानी क्या है, द्रव अवस्था आ गया, अब द्रव से इसे गैस बनाना है तो फिर से इसे ताप देंगे, तो ये इसका मतलब क्वथनांक भी क्या रहेगा, उच्च रहेगा। क्वथनांक भी क्या रहेगा, उच्च रहेगा। यानी गलनांक अगर उच्च है तो क्वथनांक भी कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। अब बात कर लें हम चालकता की, चालकता। ठीक है, चालकता की बात कर लें तो चालकता कैसी होगी। अब बताइए, ठोसों में जो ठोस आयंस होते हैं जैसे NaCl है, इनमें क्या चलने और फिरने का कोई गुण धर्म है, नहीं है ना। चलने और फिरने का गुण धर्म नहीं है, तो ये क्या अपने ऐसे अणुओं को बांधे रखे हैं, किस बंध से, आयनिक बंध से। यानी इनके बीच में कैसा बल लग रहा है, आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को बांधे रखे हैं, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, ये आयनिक भले ही हैं लेकिन ये किस अवस्था में बांधे रखे, ठोस अवस्था में। यानी चलने फिरने का गुण धर्म बहुत ही कम, बिल्कुल है ही नहीं। तो जब होगा नहीं तो क्या है, ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये कैसे रहेंगे, कुचालक। ठोस अवस्था में कैसे रहेंगे, ये कुचालक। और यदि इनको द्रव अवस्था, द्रव या गलित अवस्था में, ये कैसे रहेंगे, सुचालक। यानी ये द्रव अवस्था में और गलित अवस्था में इनके आयंस क्या होंगे, चलने फिरने के गुणधर्म में आ जाएंगे, यानी आयंस इधर उधर चलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण। उदाहरण की बात करते हैं हम, उदाहरण की। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि हमने लिखा है NaCl, तो एक उदाहरण क्या हो गया, NaCl, NCaF2, ठीक है, CaCl2, MgO, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके उदाहरण। KCl, ये क्या रहेंगे आपके सभी उदाहरण रहेंगे। ठीक है, और CaF2, ये भी आपके क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे, आदि आदि। ठीक है, यानी आयनिक ठोस में उदाहरण ये क्या है, NaCl, CaF, ये सब क्या है, आयनिक बंध है। क्यों आयनिक बंध है, क्योंकि इनके जो आयंस है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी एक धनायन है और एक ऋणायन है। ठीक है, इनके जो अवयवी कण हैं वो कैसे, धनायन और ऋणायन। यानी Na प्लस है, Cl कैसा है, माइनस है, Ca कैसा है, प्लस है, और F कैसा है, माइनस है। यानी इसमें एक माइनस
और एक इसमें एक प्लस क्या है, आयंस है, आवेश है। ठीक है, अब बात करें तो प्रकृति की बात करें। प्रकृति क्या होती है इनकी, भंगुर। कैसी होती है इनकी, भंगुर। प्रकृति इनकी जो होती है भंगुर होती है। कैसी भंगुर होती है आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आयंस हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मान लो इस ठोस में कोई बाहरी से मैं दाब लगाऊं, यानी भंगुर क्या होता है, दाब लगाने पर जालक टूट जाता है। ठीक है, दाब लगाने पर क्या होता है, जालक इसका टूट जाता है। मान लो मैं इसमें कोई दाब लगाता हूँ, तो अगर इसमें मैं कोई दाब लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा या फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये प्लस जो है, प्लस किसकी तरफ जाना पसंद करेगा, माइनस की तरफ। और ये प्लस जब माइनस की तरफ जाएगा तो ये माइनस को कहाँ ढकेल देगा, प्लस की तरफ। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या होने वाला है, जब इस पर कोई दाब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये प्लस किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ चला जाएगा। और जो इस यहाँ माइनस था वो माइनस कहाँ आ गया है, इधर आ गया, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस मौजूद था, दाब लगाया तो प्लस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ का माइनस कहाँ आया, इधर आया। ठीक है, अब यहाँ प्लस था, यहाँ कहाँ चला गया, इधर चले गया। अब देखिए यहाँ पर जब दाब लगाने पर आयंस क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, यानी आयंस क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो यानी आयंस जब परिवर्तित हुए दाब लगाने पर, जाल कैसे टूटा, दाब लगाने पर जालक टूट जाता है। तो कैसे टूटता है, देखो ये जैसे कि ये देखो, यानी प्लस प्लस पर क्या रहेगा, प्रतिकर्षण, रिपल फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण फोर्स कैसा होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या ढकेलते हैं, ढकेलते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर नहीं आने देते, यानी प्रतिकर्षण। यानी प्लस प्लस क्या रहेगा, एक दूसरे को ढकेलेंगे, इसका मतलब क्या है, ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी प्लस माइनस का जो जाल होगा आयनिक बंधों के मध्य, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी दाब लगाने पर क्या होती है, भंगुर इनकी प्रकृति क्या होती है, टूट जाता है, यानी जालक टूट जाएगा। तो भंगुर क्या है, दाब लगाने पर आयनों का परिवर्तन होता है जिससे जालक टूट जाता है। तो आयनिक ठोस में हम क्या पढ़े हैं, हमने आयनिक ठोस में क्या देखा, आयनिक ठोस के कुछ उदाहरण देखे, जैसे NaCl हुआ, CF2 हुआ, MgO हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, ये सब क्या है, आयनिक ठोस हैं। ठीक है, अवयवी कण। अब आयनिक ठोस में जो आयनिक ठोस के अवयवी कण हैं वो क्या है, आयंस हैं। और कौन से आयन है, धनायन और ऋणायन। ठीक है, धनायन या ऋणायन, हमने ऋणात्मक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आकर्षण बल कैसा है, आयनिक ठोस से, यानी आकर्षण बल कैसा होना चाहिए, आयनिक बंध। अब गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक बंध कैसा, एकदम प्रबल बंध है। ठोस अवस्था में ये कैसे रहेंगे, प्रबल रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को कैसे बांधे रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रबल है। जब आकर्षण बल प्रबल, तो क्या प्रबल हो सकता है, उच्च क्या हो सकता है, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, एक ऐसा निश्चित तापमान जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक क्या होता है, एक ऐसा निश्चित तापमान जिसमें द्रव गैस में चेंज होती है, गैस में परिवर्तित होती है। ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। तो इन दोनों के गलनांक और क्वथनांक कैसे रहेंगे, उच्च रहेंगे। चालकता की बात करें तो चालकता क्या होती है, चलने फिरने का गुण। अब ये ठोस अवस्था में अणु कैसे रहेंगे, बने हुए होंगे, तो यानी ये चल फिर नहीं पाएंगे। और जब ये चल फिर नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके आयंस ना इधर दौड़ पाएंगे ना इधर दौड़ पाएंगे, तो क्या रहेंगे, ये ठोस अवस्था में कुछ चालक रहेंगे। लेकिन जब इन्हें द्रव अवस्था में लाया जाएगा
लेकिन इन्हें द्रव अवस्था या गलित अवस्था में लाया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, चालक के सुचालक हो जाएंगे, यानी ये कैसे हो जाएंगे, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब कुचालक का मतलब क्या है, सुचालक का मतलब कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वो कुचालक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वो क्या कहलाता है, आपका कुचालक कहलाता है। और सुचालक वो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सुचालक कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो NaCl, CF2, कैल्शियम क्लोराइड, MgO, KCl, KF, CaF2, ठीक है, ये सब क्या है आपके उदाहरण हैं। अब अगर प्रकृति की बात करें तो ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी दाब लगाने पर इनके मध्य जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे इनका जालक क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और इनके आयंसों के मध्य कौन सा बल लगने लगता है, प्रतिकर्षण बल, ये होता है आयनिक ठोस। अगर बात करें तो आयनिक ठोस की परिभाषा क्या हो सकती है, तो आयनिक ठोस की परिभाषा वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण आयनिक, जिनके अवयवी कण आयंस होते हैं और इनके मध्य आयनिक बंध लगता है। ठीक है, और इनके गलनांक उत्तांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और चालकता कैसी होती है, ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और गलित और द्रव अवस्था में कैसे होते हैं, गलित और द्रव अवस्था में ये सुचालक होते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति भंगुर होती है। आप चाहें तो ये आयनिक ठोस की परिभाषा ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरी स्लाइड पढ़ेंगे, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि आयनिक ठोस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो इसमें क्या है, जिसमें आयंस हो, यानी प्लस माइनस, ये सब क्या कह रहेंगे, आयंस कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात करें, अगर पूछ लिया कि आयनिक ठोस का गलनांक निम्न होता है या उच्च होता है तो आपको क्या बताना है, उच्च होता है। क्यों होता है, इनके मध्य कौन सा बंध लगता है, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध लगने के कारण इनके जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। कैसे होते हैं कि हमने नमक को देखा तो नमक का टेम्परेचर कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसमें कि इनकी चालकता कैसी होती है आयनिक ठोस की, तो ये ध्यान रखना ठोसीय अवस्था में कुचालक होते हैं और जब इनको द्रव या गलित अवस्था में लाया जाएगा तो ये कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका फोटो ले लें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 2, धात्विक ठोस की, मेटेलिक सॉलिड की। अगर मेटेलिक सॉलिड की पहचान करनी है, जैसे आयनिक ठोस की पहचान की थी जिसमें आयंस होते थे एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऐसे ही इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें मान लो जैसे आपका आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, सोना हुआ, रुबीडियम हुआ, जिंक हुआ और Mg हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस के उदाहरण कहलाएंगे। ये धात्विक ठोस के क्या कहलाएंगे, उदाहरण। हम बात करने वाले हैं अगर धात्विक ठोस के उदाहरण कहलाएंगे तो एक चीज़ समझे आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कोई परमाणु ले लिया, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कोई भी परमाणु ले लिया। ये मान लो हमने पोटेशियम ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, 8, कितने नंबर पे आता है पोटेशियम, 19 पे आता है या 20 पे, 19 पे आता है। ठीक है, 2, 1, 8, विन्यास निकाल के देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं,
ठीक है। हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का जो विन्यास होता है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। ये सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये धनायन बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो सोडियम का परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये सोडियम है, सोडियम पे कैसा चार्ज है, धनायन, ठीक है। ये सोडियम का परमाणु, ये सोडियम का परमाणु, ये सोडियम का परमाणु और ये सोडियम का परमाणु, सोडियम का धातु आयन, ऐसा बोल सकते हैं सोडियम का धातु आयन, ठीक है। सोडियम परमाणु का धातु आयन, ये भी क्या है, सोडियम परमाणु का धातु आयन। ये 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 क्या है, सोडियम परमाणु का धातु आयन, ठीक है। अब ये सोडियम परमाणु के धातु आयन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम, सोडियम धातु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, अगर हम बात करें यहाँ पर अवयवी कण की, मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, अवयवी कण यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये बना रहने दो, अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है। अवयवी कण, अगर मैं बात करूं अवयवी कण की बात, ठीक है, तो इनके अवयवी कण क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इनके अवयवी, इलेक्ट्रॉन की गंगा या समुद्र में, इलेक्ट्रॉन की गंगा या समुद्र में धातु के, इलेक्ट्रॉन की गंगा या समुद्र में डूबे हुए धातु आयन, ठीक है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गंगा है और उसमें कौन डूबे हुए हैं, धनात्मक 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 धनात्मक, कौन सा परमाणु, सोडियम धातु, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की गंगा में कौन, धनात्मक डूबे हैं, यानी धातु आयन डूबा हुआ है। कौन डूबा हुआ है, धातु आयन। ये हुआ हमारे अवयवी कण। अगर अवयवी कण की बात करें तो ध्यान रखना, अवयवी कण क्या होते हैं धात्विक ठोस के, तो धात्विक ठोस के अवयवी कण ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गंगा या समुद्र में डूबे हुए होते हैं कौन, धातु आयन। अब धातु आयन जरूरी नहीं है कि सोडियम हो सकता है आपका कैल्शियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, सोना हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की गंगा में अब ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करते, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, ठीक है। तो सोडियम कैसा हो गया, धनायन हो गया। अब सोडियम किस में डूबे हुए हैं, धनायन किस में डूबे हुए हैं, इसमें डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की गंगा में। इलेक्ट्रॉन की समुद्र बोलो या गंगा बोलो, इसलिए हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन की गंगा या समुद्र में डूबे हुए हैं कौन, धातु आयन, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है वो क्या आता है, आकर्षण बल का, आकर्षण, ठीक है। बल, बल कह लो या बंद बातें की है, ठीक है, बल। आकर्षण बल की बात करें तो कौन सा आकर्षण बल आता है, कौन सा आकर्षण बल आता है, मैंने बताया था धात्विक ठोस है तो कैसा होगा, धात्विक बंध, कैसा होगा, धात्विक बंध, ठीक है, धात्विक बंध। ये हो गया आपका। अब तीसरी बात,
अब धात्विक बंध, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन और सोडियम के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बनना है, धात्विक बनना है। कौन सा बॉन्ड बनना है, धात्विक बनना है। कौन सा बॉन्ड बनना है, धात्विक बनना है। कौन सा बॉन्ड बनना है, धातु के द्वारा बनाया जा रहा है। कौन सा बॉन्ड, ये सब कौन सा बॉन्ड बनना है, धात्विक बनना है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनना है, धात्विक, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, आपके धात्विक बंध हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वथनांक और गलनांक, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तीसरा पॉइंट, गलनांक क्वथनांक, ठीक है। अब गलनांक क्वथनांक का हम कैसे मतलब निकालें। मान लो गलनांक क्वथनांक है आपका दिया गया है, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो गलनांक आप जानते हैं आयरन का जो फिक्स टेम्परेचर होता है वो 1500 लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका फिक्स वैल्यू है 1526 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, कितना, बहुत ही ज़्यादा। इसका डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान कितना है गलनांक का। इसे गलाने के लिए आयरन को यानी लोहे को गलाने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1526, यानी बहुत ज़्यादा। जब 100 में ही हाथ खोल ले, हाथ जल जाता है तो हम तो इसमें भस्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 1526 डिग्री सेल्सियस का क्या है, इसका तापमान है। और जब ये तापमान इतना है तो गलनांक, गलाने के लिए अधिक तापमान देना पड़ रहा है। तो जब ये गलाने के लिए अधिक तापमान है, सोचो तो क्या क्वथनांक के लिए अधिक नहीं लगेगा। जब इतने पे ये जब गलेगा तो क्वथनांक के लिए और टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी और टेम्परेचर, द्रव में हम किस में ले जाएंगे, गैस में, तो और टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी क्वथनांक और गलनांक अत्यधिक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। अत्यधिक या अति उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, अति उच्च होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, धात्विक ठोस के जो गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो अत्यधिक ठोस होते हैं, क्योंकि इनके जो टेम्परेचर होते हैं धातु के वो हाई होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, तापमान हाई होता है। अब बात करें चालकता की, तो चालकता की हम यहाँ बात कर लेते हैं। चालकता, ठीक है। चालकता की यदि हम बात करें तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ देखो, ये सब में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, यानी सभी जगह क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें चालकता बहुत ही विशिष्ट है। यानी क्या हो गए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका तात्पर्य क्या हुआ इसमें, ये कैसा रहेगा, सुचालक। कैसा रहेगा ये, सुचालक, ठीक है, सुचालक। ये हुई चालकता की बात। अब इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण ये हुए हैं ऑलरेडी आपके, अगर क्या आयरन हुए, सिल्वर हुआ, सोना हुआ, रुबिडियम हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कॉपर हुआ, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके उदाहरण। अगर हम बात करें प्रकृति की, यानी इनका नेचर कैसा होता है, इनका गुण कैसा होता है, यानी देखने में ये कैसे होते हैं धात्विक ठोस, यानी प्रकृति की बात करें, नेचर, ये देखने में कैसे होते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो ये धातु कैसी होती है, पहला पॉइंट, ये आघात वर्धनीय होती है, यानी इन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। और इनमें क्या होती है, तन्यता होती है, यानी इनके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी इन्हें पीट कर हम क्या बना सकते हैं, आघात वर्धनीय के द्वारा हम पतली पतली चादर बना सकते हैं। तन्यतों से हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। जैसे कि हम सिल्वर का ज़्यादातर हम क्या यूज करते हैं, तार यूज होता है हमारे सिल्वर का, ठीक है। अगर हम इनकी प्रकृति की बात की तो आघात वर्धनीय होते, तन्यता होते हैं। और इसमें हमारी समझने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट मेन है, ये वाला कर्नल एक शब्द आता है। कर्नल क्या शब्द होता है,
किसी भी परमाणु के बाहरी कोश या संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेष जितने संयोजी बचता है, शेष जो विन्यास बचता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल। तो ये क्या है, कर्नल। ये क्या है, कर्नल। यानी ये आयन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल। तो ध्यान रखना कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, जिसके बाहरी कोश या बाहरी संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो शेष विन्यास बचता है, जैसे यहाँ की 281 होता है और ये कितना होता है 28, तो ये शेष विन्यास जो बचा है, शेष विन्यास को बोलते हैं कर्नल। और कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध। तो ध्यान रखना धात्विक बंध कहाँ होता है, कर्नल और इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो ये क्या है सभी, ये भी कर्नल है, ये भी क्या है आपके कर्नल है, ये भी क्या है आपके कर्नल है, ये भी क्या है आपके कर्नल है, ये भी आपके क्या है कर्नल है, ये भी आपका क्या है कर्नल है। सब आपके क्या कहलाएंगे, कर्नल। यानी कर्नल और इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बॉन्ड, धात्विक बंध। तो धात्विक बंध क्या होता है, जिसमें कर्नल मौजूद हो और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बंध बन रहा है वो कौन सा बंध है, धात्विक बंध। ठीक है, तो कर्नल क्या होता है, कर्नल किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो शेष विन्यास बचता है, उस शेष विन्यास को हम क्या बोलते हैं, कर्नल, जिस पर धनायन चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, कर्नल। तो हमने धात्विक ठोस के सभी जो मेन टॉपिक थे हम यहाँ पर रख दिए। अगर पूछा जाए कि धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गंगा में कौन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गंगा या समुद्र में डूबे हुए हैं, कौन है, धातु आयंस। ये कौन है, धातु आयंस है। अगर बात की जाए क्वथनांक और गलनांक की, तो क्वथनांक और गलनांक कैसे होते हैं, एकदम उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आयरन का कितना है, 1526 डिग्री सेल्सियस। और जब आयरन का 1526 डिग्री सेल्सियस है तो जाहिर सी बात है इससे गलाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तब ये किस में बदलेगा, तब ये बदलेगा आपका द्रव अवस्था में, यानी तब ये गलना स्टार्ट करेगा। और क्वथनांक तो इसका और भी ज़्यादा रहेगा। तो क्वथनांक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वथनांक क्या होता है, एक ऐसा निश्चित तापमान, एक ऐसा निश्चित तापमान जिसमें द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। क्वथनांक की डेफिनेशन है। गलनांक की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा निश्चित तापमान जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये हुआ ये टॉपिक। अगर हम बात करें इसमें आकर्षण बल का, तो आकर्षण बल धात्विक से धात्विक बंध, कौन सा आकर्षण बल लगता है इसमें, धात्विक बंध का। और यदि हम बात करें चालकता की, तो चालकता ऐसी है किससे, सुचालक, यानी इस सभी में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इन सभी में क्या हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। प्रकृति की बात करें तो ये कैसे होते हैं, आघातवर्णी, अगर लोहे से पीटा जाए तो हम धातु को पीट पीट के पतला भी कर सकते हैं और उसकी तार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई प्रकृति की बात। और इसमें ये जो मेन टॉपिक थे मैंने बता दिए हैं, आप इसका चाहें तो फोटो ले सकते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीसरे पॉइंट का नाम है सहसंयोजक बंध, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध में उदाहरण की अगर बात करें तो सहसंयोजक उदाहरण की अगर बात करें तो क्या होता है, हीरा हुआ आपका, ग्रेफाइट हुआ आपका, क्वार्ट्ज हुआ, जिसे हम सिलिका बोलते हैं, सिलिका, सिलिकॉन, कार्बोमाइड हुआ, ये सब क्या कहते हैं, सहसंयोजक उदाहरण कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध के
सॉरी ठोस, ये सॉलिड। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके सहसंयोजक ठोस के उदाहरण। अगर इसमें हम बात करें आयनिक अवयवी कण की, अवयवी कण की, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे किसका, आकर्षण बल की। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें किसका, क्वथनांक गलनांक। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे किसकी, चालकता की। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, चालकता के बाद प्रकृति की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं, आकर्षण बल होता है, क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, चालकता होती है, प्रकृति होती है। ठीक है, तो इस बारे में आप पहले तो ग्रेफाइट और हीरा की संरचना की बात करेंगे। इसमें हम सबके संरचना की बात करेंगे, जैसे हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, इस सब की बात करेंगे। उसमें आपने हीरा का स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पर अभी रुको बताता हूँ। कण, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं, परमाणु। ठीक है, यानी वे ठोस जिसमें परमाणु भाग लेते हैं। और आकर्षण बल की बात करें तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, सहसंयोजक बंध है तो आकर्षण बल भी कैसा होगा, सहसंयोजक बंध। ठीक है, उसका गलनांक और क्वथनांक। आप जानते हैं हीरे का जो गलनांक होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 4000 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर जिसमें व्यक्ति का पता ही नहीं चलेगा। 4000 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत हाई टेम्परेचर। आप हीरे का इतना टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेल्सियस का, जब इसे टेम्परेचर दोगे तभी ये पिघलेगा, अन्यथा ये पिघलेगा नहीं। यानी हीरा इतना कठोर पदार्थ होता है। ये कैसा होता है, कठोर होता है, यानी ये पिघलेगा नहीं। अब इसमें बात करें 4000, जब इतना हाई टेम्परेचर, तो इतना हाई टेम्परेचर के हम सामने जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके सामने जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम इसमें भस्म हो जाएंगे। और जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तब इसका टेम्परेचर इतना हाई लगता है, जब सोचो इसके पास रहेंगे तो हम बच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे वजह से इनको पिघलाने में भी बहुत परेशानी आती है, यानी दिक्कतें आती हैं। तो जब ये इतना हाई टेम्परेचर है तो क्वथनांक और गलनांक कैसा रहेगा, अत्यधिक उच्च, यानी गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा उच्च रहेंगे। ठीक है, अगर हम इनकी चालकता की बात कर लें, चालकता की बात, तो ये कैसे होते हैं, कुचालक। कैसे होते हैं ये, कुचालक। ठीक है, और प्रकृति की बात कर लें तो आप हीरा को हाथ में पकड़ के देखोगे या सिलिकॉन कार्बाइड किसी को भी पकड़ के देखोगे तो कैसे होते हैं, कठोर, बहुत ही ज़्यादा ही कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद आता है, अपवाद। वो अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये एक अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक है, सुचालक भी है और ये मुलायम भी है, सुचालक भी है और ये मुलायम भी है। यानी क्या है ये, ग्रेफाइट एक अपवाद है। तो ध्यान रखना, सहसंयोजक ठोस में एक अपवाद होता है, वो कौन है, ग्रेफाइट है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित भी होती है और साथ में ये मुलायम धातु भी है, यानी इसकी पतली पतली चादर बनाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तब देखना आप।
और उसके बाद इसमें एक अपवाद पाया जाता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। मैंने बताया सहसंयोजक ठोस में जो आयनिक कण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके परमाणु होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में कौन सा बल लगता है, इनके आकर्षण बल लगता है, लेकिन कौन सा आकर्षण बल, सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक कैसे होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। चालकता कैसी होती है इनकी, कुचालक होते हैं। और प्रकृति कैसी होती है, कठोर होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, ग्रेफाइट। कौन, ग्रेफाइट, ये कैसे होते हैं, सुचालक होता है और साथ में इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, मुलायम, मुलायम, ठीक है। तो ये सहसंयोजक ठोस का क्या है, अपवाद है, इसको आप याद रखें, चाहे तो आप इसका फोटो लें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हीरे की संरचना की। कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ और सिलिका हुआ। इसके संरचना की बात करने वाले हैं, तो अब पहले संरचना की बात करने वाले हैं हीरा। किसकी बात करने वाले हैं, हीरा। इंग्लिश में से डायमंड बोलते हैं, ठीक है। हीरे की बात करने वाले हैं। तो हीरे की संरचना किस प्रकार की बनी होती है, देखें आप। ये कार्बन और इसके नीचे भी कार्बन, और कार्बन की प्रत्येक संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ये कितने कार्बन, ये कार्बन और ये भी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा, ये भी 3 कार्बन से, ठीक है। ये भी कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 कार्बन से। ये भी कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3, यानी प्रत्येक कार्बन की संयुक्ता कितनी, 4, ठीक है। ये भी जाएगा तो कैसे बनाएगा, ठीक है, 4 कार्बन, ऐसे ये निकलेगा। इस तरीके से हीरे की संरचना होती है। ये भी बनाएगा, इस तरीके से ये भी बनाएगा, इस तरीके से ये भी बनाएगा। ये क्या है, एक तरह की हीरे की संरचना, यानी डायमंड की संरचना, इस तरीके की, ठीक है। तो यानी कैसे बनाते हैं ये लोग, मैं इस चित्र को एक दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। देखो, ये कार्बन, इसके नीचे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ये कार्बन 4 से बनाएगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी 4 से बनाएगा, ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। प्रत्येक कार्बन की कितनी संयुक्ता होती है, 4, यानी एक कार्बन से बॉन्ड बन चुका, एक और बनाएगा, 1 2 3। एक कार्बन से बन चुका, एक और बनाएगा, 2 3। एक कार्बन से बन चुका, 1 2 3, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार ये बनाएगा, फिर और नीचे जाते जाएंगे और नीचे ये बनाएगा, कितने, 4। ये भी कितने, 4 से बनाएगा, ये भी कितने, 4 से बनाएगा, ये भी कितने, 4 से बनाएगा। यानी इस प्रकार की इसकी संरचनाएं होती हैं, यानी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हीरे की संरचना इस प्रकार की होती है, जो मैंने रेड से भी बताया था और इससे भी बताया, ठीक है। उसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बंध बनाते हैं। तो सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड, यानी नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी सहसंयोजक बंध को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं आणविक ठोस की। किसकी बात करते हैं, आणविक ठोस की। आणविक ठोस,
इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर इसमें हम बात करें आणविक ठोस में जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि हुआ आपका I2, आयोडीन, HCl, ये सब क्या है, और ठोस सभी अक्रिय गैस, ठीक है, ये सब क्या है, और SO2 इत्यादि इत्यादि, मान लो आदि, ठीक है। अब इसमें हम बात करें कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, आणविक ठोस है तो अवयवी कण क्या रहेंगे, अवयवी कण भी रहेंगे अणु, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम अवयवी कण की बात करने वाले हैं, अवयवी कण, तो क्या रहेंगे अवयवी कण, यहाँ पर अवयवी कण रहेंगे ठोस, सॉरी अणु, क्या रहेंगे, अणु। अगर हम बात करें गलनांक, क्वथनांक की, तो देखो मैं बंद की बात, पहले बंद की बात करनी थी। बंद जैसे आकर्षण, बल, ठीक है, चालकता, ये मेन पॉइंट है, ये हमें याद रखने ही है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम आकर्षण बल की बात करें तो मैंने बताया था आणविक ठोस में जो बल होता है वो कैसा होता है, वांडर वाल बंद होता है, कैसा बंद होता है बल, और ये कैसा बल, ये बंद होता है एकदम दुर्बल। यदि ये बल दुर्बल है तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टेम्परेचर लगाने से आसानी से बंद टूट जाएगा, क्वथनांक भी आसानी से, तो ये कैसा होगा, निम्न, कैसा होगा, गलनांक और इसका क्वथनांक निम्न होगा। अगर हम चालकता की बात करें, किसकी बात करें, चालकता की बात करें, एक मिनट, यदि हम चालकता की बात करें तो इसमें जो चालकता होती है, चालकता वो होती है कुचालक। कैसी होती है, कुचालक। बताऊंगा कैसी होती है कुचालक, ठीक है। अगर प्रकृति की बात करें, अणु की प्रकृति की, तो वो कैसे होते हैं, मुलायम। कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण आ सकता है, जल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ अणु होते हैं, ये क्या है, अणु है, ठीक है। अब मान लो, हाँ, यहाँ पर जैसे कि आणविक ठोस में हमने क्या क्या पढ़ा, आणविक ठोस में वे ठोस पदार्थ जिसमें अणु क्या होते हैं, अणु अवयवी कण होते हैं, जिसमें गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। आकर्षण बल कैसा होता है, वान डेर वाल्स का बल, जो दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक कैसे रहेंगे, एकदम निम्न रहेंगे, ठीक है। अगर चालकता की बात करें तो ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है मुलायम, ये अधिकतर मुलायम पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका बर्फ है, ये जल है, यानी बर्फ, ये आइस, ठीक है। ये एक हमारा अपवाद है, आणविक ठोस का क्या कहलाएगा, ये अपवाद। क्यों अपवाद कहेगा, क्योंकि ये क्या है, बर्फ है, तो इसका मतलब ये कैसा रहेगा, ठोस है, तो इसलिए हमारे क्या है, जगत, क्योंकि जितने भी आणविक ठोस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। तो ये सभी मुलायम होते हैं। और इसके अब ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये अपवाद कहलाएगा। और हम बात करने वाले अब जो बात होगी वो अगली वीडियो में होगी, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। और अगर आपको वीडियो सही लगी होगी तो आप उसमें कमेंट दें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।